प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। तो आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आज नोटिफिकेशन जो सीईटी का वो जारी हो चुका है। सीईटी कौन सी? ग्रेजुएशन स्नातक स्तर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ विद्यार्थियों, इसमें बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है। और वो बदलाव क्या क्या हुए हैं आज उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं अपनी। तो आपने पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, आपको इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके का पेपर रहने वाला है, इस पूरे टॉपिक पर अपने आज चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए इसके अंदर कौन कौन से जो सेवा का नाम और सेवा का जो पद है वो कौन कौन से इसमें रखा गया है, तो उनके बारे में अपने पहले ये देखो, ये इसमें ये पद रखे गए हैं। देखो पहले अपने पास था प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर ये था अपने पास, जो राजस्थान होम गार्ड अधीन सेवा के अंतर्गत आता है। फिर राजस्थान अभियांत्रिक अधीन सेवा जो सिंचाई सेवा है उसके अंदर जिलेदार और पटवारी, दो सबसे बड़ी भर्तियां थी इसके अंदर। क्या थी? दो सबसे बड़ी भर्तियां थी। उसके बाद इसमें क्या था? राजस्थान अधीन से लेखा सेवा, जिसके अंदर एक कनिष्ठ लेखाकार आ गया। राजस्थान राजस्व लेखा अधीन सेवा, इसके अंतर्गत है तहसील राजस्व लेखाकार। और राजस्थान महिला अधिकारिता अधीन सेवा, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक है ये, महिला अधिकारिता। और एक था राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीन सेवा के अंतर्गत है पर्यवेक्षक जो था वो इसमें था। राजस्थान कारागार अधीन सेवा उप जेलर, कौन सा? उप जेलर। और राजस्थान समान कल्याण अधीन सेवा, इसके अंदर था अपने पास छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, कौन सा था? ग्रेड सेकंड। ये 8 भर्तियां जो थी पिछली बार शामिल थी और इसके लिए सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था वो करवाया था। तो अब आपको इसमें 3 भर्तियां जो है और जोड़ दी गई है। और वो 3 भर्तियां कौन सी है? सबसे बड़ी भर्तियां कौन कौन सी? एक तो पटवारी, कौन सा पटवारी? राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध और उपनिवेशन अधीन सेवा के अंतर्गत जो पटवारी आता है उसको इसमें शामिल कर लिया। और एक है सबसे बड़ी भर्ती ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसका कनिष्ठ लेखाकार भी शामिल कर लिया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहला बदलाव जो है वो अपने को क्या देखने को मिला है कि अब भर्तियां 8 नहीं 11 है, 8 नहीं 11 है। और उन 11 में सबसे बड़ी भर्ती पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड और जेलर, ये सबसे बड़ी भर्तियां जो है इसके अंदर रखी गई है। तो मान के चलिए इसका जो पेपर रहेगा वो अच्छे लेवल का पेपर रहेगा। क्यों? इसके अंदर वो सभी बड़े बड़े जो पद थे वो शामिल कर लिए गए हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छे से प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते हुए तैयार करना है अपनी टॉपिक को। आगे चलते हैं, क्या इसमें बदलाव देखने को मिला है अपने को वो देखो। तो विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को पहला बदलाव जो है वो 11 भर्तियों के लिए मिल गया है। यानी पहले हम बात कर रहे थे 8 भर्तियों की, अब इसके अंतर्गत कितनी भर्तियां होगी? 11 भर्तियां जो है वो होगी, 11 भर्तियां जो है वो होगी। ये थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है एक धुंधला सा बोर्ड ने जारी किया, धुंधला टाइप है, बोर्ड ने जो जारी किया साइट के ऊपर ऐसा ही है। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ के देखोगे, अगर यहां से आपको साफ नहीं आ रहा है तो मैं प्रत्येक चीज जो है वो आपको क्लियर कर रहा हूं। जो बदलाव जो हुआ है, मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। इसके साथ आपको पूरी चीज अगर डिटेल से पढ़ना है इसको, तो आप साइट से इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और जो इसमें मेन बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले इसके दिशा निर्देश क्या क्या है? दिशा निर्देश वही है जो आम परीक्षा के लिए होते हैं, सारे दिशा निर्देश वो ही रखे गए हैं।
सारे दिशा निर्देश है वो ही रखे गए हैं। समान पात्रता परीक्षा जो 2024 मात्र एक पात्रता परीक्षा है। क्या है? मात्र एक पात्रता परीक्षा है। ये इससे आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, नौकरी की गारंटी नहीं है। सिर्फ ये क्या है कि पात्रता है। क्या है? पात्रता है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। ये इसमें कुछ दिशा निर्देश जो है दे रखे हैं, आप इनको एक एक करके ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। क्या इसमें दिशा निर्देश डाले गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लें आप। और आगे चलते हैं अपने इसमें क्या बदलाव जो हुआ है, सेकंड बदलाव उसके ऊपर तक अपने चलते हैं, वहां तक पहुंचते हैं क्या बदलाव हुआ है। तो आगे की बात आती है इसके अंदर ये इसमें दूसरा जो दिशा निर्देश डाला गया, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। वर्ष में कितनी बार है? एक बार। कहने का मतलब भाई इनकी वैलिडिटी 1 साल ही है। कितनी है? 1 साल ही है। ये अब जो 25 सितंबर को हो जाएगी, जब इसका रिजल्ट आएगा उस दिन से, जिस दिन मान लो ये 25 सितंबर को एग्जाम है और नवंबर में इसका मान लो रिजल्ट आ जाता है, तो नेक्स्ट नवंबर 2025 तक इसकी क्या रहेगी? वैलिडिटी रहेगी। 1 वर्ष इसकी क्या है? वैलिडिटी है। ओके, हाँ जी। तीसरी बात है, बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है? प्रकाशित किया जाएगा। चौथी बात जो रखी गई है, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। यानी कि आप इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पात्रता परीक्षा दे दी तो बाद में आप कोई पात्रता परीक्षा नहीं दे सकते। आप अगले साल फिर जब पात्रता परीक्षा हो तो आप उस पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। मान के चलो ये पात्रता परीक्षा हुई अभी सितंबर में होगी अपनी, और इसका रिजल्ट आ जाता है नवंबर में, और इसके बाद नेक्स्ट जो पात्रता है वो आगे अगस्त में फिर करवा ली जाती है मान लो। तो आपके इसमें अगर स्कोर जो है वो कम रहता है, क्या है? स्कोर कम रहता है, तो वो आप सेकेंड वाला जो इसके बाद जो पात्रता परीक्षा होगी उसको भी दे सकते हैं आप। ओके, हाँ जी। इसके अलावा क्या रखा गया है वो देखें। 5वीं बात है, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2024 द्वारा समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती की शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। अगर आपके 40% सीईटी परीक्षा में, इस पात्रता परीक्षा में नहीं आए तो आगे की जो भी भर्ती होगी उस भर्ती में आप नहीं बैठ सकते। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात और जो दूसरा बदलाव जो देखने को मिला अपने को वो ये है कि इस बार 40% जो है आपको लेने अनिवार्य है, तभी आप आगे की जो इसके अंतर्गत जो भर्तियां हमने देखी 11 उन भर्तियों में तभी बैठ सकते हैं जब आपके 40% स्कोर बन रहा है सीईटी में। ओके, इसके साथ साथ अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% का क्या दिया गया है, उनको स्थिरता दी गई है। यानी उनको कितने लेने हैं? 35% अंक लेने अनिवार्य है। कितने? 35% अंक लेने अनिवार्य है। तो पहला बदलाव क्या देखा हमने? भर्तियों की संख्या बढ़ा दी गई। दूसरा बदलाव हमारे लिए क्या है कि इस बार जो सीईटी की परीक्षा दे रहे हैं इसके तहत जो भी आगे भर्तियां होगी उन भर्तियों में तभी बैठ सकते हैं यदि अपने अंक जो है वो क्या हो, 40% अंक आ रहे हैं स्कोर में, तभी उन भर्तियों में बैठ सकते हैं आप। और
इसके साथ साथ 40% सभी वर्गों के लिए, इसमें जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियों से अभ्यर्थी है उनको 5 अंक की छूट दी गई है, यानी कि उनको 35% अंक लाने अनिवार्य है। ओके, छठी बात है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगा जो उस पद पर भर्ती का शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है। यानी जो भर्ती के लिए जो आपको शर्तें रखी गई है, जो शैक्षणिक शर्तें है, आयु है, अनुभव है, वो सेम वही रहेगी, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। सातवीं बात है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि यदि कोई हो के संबंध में शर्त पूर्ण करता है या करती है तभी वो बैठे। अगर वो उसकी जो शर्तें वो कंप्लीट नहीं है, ये जो शर्तें दे रखी है, फिर वो अगर सीईटी के तहत पेपर देता है तो आगे उनको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। जो आगे इसके तहत जो भी भर्तियां होगी उन भर्तियों में उसको क्या कर दिया जाएगा? अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सुनिश्चित कर ले पहले कि जो इसके लिए शर्तें रखी गई है वो शर्तें अभ्यर्थी कंप्लीट कर रहा है तो ही इस सीईटी परीक्षा में बैठे हो। ओके, हाँ जी। आगे इसमें हमने सबसे बड़े 2 बदलाव देखे, आगे चलते हैं नया क्या बदलाव अपने को देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट बात है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वही है जैसे अपने सभी बाकी जो परीक्षाओं के आवेदन जो हम करते हैं सेम वही प्रोसीजर इसके अंदर रखा गया है। ओके, हाँ जी। आगे चलते हैं इसमें इसके अलावा अपने पास आगे वाली जो बात है वो आ जाती है, आगे वाली बात जो है वो आ जाती है और ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके ऑनलाइन आवेदन के संबंध में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। प्रत्येक किस तरीके से आपने फॉर्म जो है वो फिलअप करना है उसके ऊपर ये क्या दिए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी जो आवेदन की प्रक्रिया में दिशा निर्देश थे वो इस प्रकार है। देखो, आप इनको ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ लें क्या दिशा निर्देश डाले गए हैं और आप इन दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपना आवेदन जो है वो करना है। और आवेदन को करने के लिए किस तारीख से करना है ये भी मैं बात करूंगा आपके साथ। कितनी तारीख को आवेदन करना है आपने। ओके, हाँ जी। तो चल इसमें ध्यान पूर्वक ये एक एक करके आप दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। देखो, एक एक दिशा निर्देश जो है आप पढ़ सकते हैं। देखो, प्रत्येक चीज इसमें लिखी हुई है, किन बिंदुओं का, किन बातों का आपने ध्यान रखना है आवेदन करते वक्त। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है जो लिखी गई है वो पढ़ लो आराम से। देखो, प्रत्येक चीज जो है क्या इसमें आवेदन करते वक्त आपको चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है कौन कौन से चाहिए आपको, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर चलते हैं। आगे आ जाता है एक बार ये पंजीकरण शुल्क। कौन सा आ गया? एक बार ये पंजीयन शुल्क, यानी कि आपको SSO आईडी के द्वारा अपनी जो आईडी है उस पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। कौन सा 1 टाइम में रजिस्ट्रेशन है उसको आपने रजिस्ट्रेशन करना है। उसका पंजीयन जो है वो ई मित्रा के माध्यम से आपने करना है। इसके लिए जो शुल्क रखा गया है वो जो है सामान्य श्रेणी के लिए 600 रुपए रखा गया है। कितना है? 600 रुपए फीस रखी गई है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है या कमजोर वर्ग जो है, आर्थिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसमें जो नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है,
या अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए फीस जो है वो कितनी रखी गई है? 400 रुपए रखी गई है। कितनी है? 400 रुपए फीस जो है रखी गई है। या जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपए फीस रखी गई है। तो ये फीस जो है ध्यान से देख लें, कौन कौन सी फीस किस श्रेणी के अंतर्गत आप आ रहे हैं, उसके अंतर्गत ये फीस रखी गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी जो ओबीसी है और एमबीसी जो जाति सी है, वो वर्ग के जो अगर नॉन क्रिमिनल है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो कितना लगेगा? 400 रुपए। और अगर क्रिमिनल श्रेणी से है तो कितना लगेगा? 600 रुपए लगेगा। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। इसके अंतर तीसरी बात है, जो कौन कौन से तीसरी बात जो है अपनी वो ये है, समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत विभाग के पदों के नाम और उनके विवरण यहां दिए गए हैं। देखो आप पुनः देख सकते हैं कौन कौन से विभाग हैं और कौन कौन से पद रखे गए हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से पहले चर्चा कर चुके हैं। पुनः आप एक बार इनको अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं आगे, अपने आगे की बात देखें। ये विशेष सूचना के कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। क्या बिंदु डाले गए हैं इसमें? जो विशेष सूचना के जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कौन कौन से बिंदु है, एक एक करके आराम से इनको आप पढ़ सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु 6 नंबर से यहां जो बिंदु है वो रखे गए हैं। कौन कौन से बिंदु है देखो, आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रत्येक बिंदु जो है ये महत्वपूर्ण सूचना जो है आपके लिए, इनको एक एक करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, एक एक को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो आगे क्या बिंदु रखा गया है, उसके ऊपर ये सारे बिंदु जो है वो रखे गए हैं। देखो यहां ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए विशेष जो छूट है उसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। 2% उनको कोटा है, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है, तो वो भी ध्यान से देख लें आप। और कौन कौन से खेल के जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए, उसके बारे में भी इसमें आपको विवरण दिया गया है। कौन कौन से जो है वो रखे गए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, एक एक करके प्रत्येक बिंदु को। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात। जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो कंडीशनें रखी गई है या उनके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो क्या है, ये वहां दे रखे हैं दिशा निर्देश। आपको एक एक करके आप आसानी से इन दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं। ये वही दिशा निर्देश है जो पिछली भर्ती के अंदर जो दिशा निर्देश थे, सेम के सेम वही दिशा निर्देश है। और उसके बाद आगे की बात आ जाती है अपनी 4 नंबर जो बात है वो आ जाती है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। ओके, तो पात्रता स्नातक होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? स्नातक या उसके समतुल्य कोई अन्य डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये इसके अंदर क्या रखी गई है? पात्रता रखी गई है। क्या रखी गई है? पात्रता रखी गई है। आप इसमें ये भी एक बात देखें ध्यानपूर्वक, समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व उनके पास होनी चाहिए। यानी जो स्नातक अंतिम वर्ष में है वो भी इस आवेदन को कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये रखी गई है कि जब इसकी मुख्य परीक्षा होगी, जो आगे हमने 11 भर्तियां देखी, उन भर्तियों का जब एग्जाम होंगे उस समय उनके पास ये जो डिग्री है वो होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष
दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे की बात की ओर। आगे उनके लिए दिशा निर्देश है सेम, जो अनुसूचित क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिशा निर्देश डाले गए हैं। उसके बाद आगे की बात आ जाती है राष्ट्रीयता। क्या आ जाती है? राष्ट्रीयता, उसके बारे में विवरण दिया गया है। और फिर आगे वाली बात आ जाती है अपने पास आयु। क्या आ जाती है? आयु, यानी कि आयु क्या, एज जो है वो क्या रखा गया है उसके बारे में। तो एज ध्यानपूर्वक देखें, इसके लिए एज जो है वो आपकी कब काउंट की जाएगी? 1 जनवरी 2025 को आधार वर्ष मानकर। किसको? 1 जनवरी 2025 को। कम से कम आपकी 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम कितनी? 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इसे आवेदन को करने के लिए। ओके, तो ये एज रखी गई है। एज से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं देखो प्रत्येक को। और इसके बाद की बात देखें, ये भी एज से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनको दिए गए हैं, ये आप ध्यानपूर्वक जो है पढ़ सकते हो एक एक करके। क्या लिखा गया है? ये दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण बात जो है अब आती है अपनी महत्वपूर्ण बात, पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है, क्या टाइम रखा गया है आवेदन भरने का, आवेदन करने का? तो ध्यान दें, 9 अगस्त 2024। कब है? 9 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक, 7 सितंबर 2024 तक। कब से कब भर सकते हैं आप? 9 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक आप एग्जाम जो है, ये फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। और ये 7 सितंबर को रात के 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप जल्द से जल्द आवेदन करके और अपनी तैयारी को जारी रखें। और तैयारी के जो आप पहले तैयारी कर रहे थे उसके लिए कुछ संशोधन जो है अपने को देखने को मिला है, तो इसलिए तैयारी को हमने और ज्यादा बेहतर करना होगा। ये जो हमारे पास 50 दिन बचे हैं, इन 50 दिनों में अपनी तैयारी को थोड़ा और ज्यादा तैयार करना होगा, ताकि हम 40% जो मार्क्स है वो आसानी से ले सके। क्योंकि इसके लिए एक आगे नया बदलाव और है, वो देखने को मिलेगा अपने को। चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा का आयोजन जो है उसके बारे में देखो। परीक्षा का आयोजन जो है उसकी बात दे रखी आपको। देखो परीक्षा का आयोजन, आपको इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, और पुनः देख लें, ये इस नोटिफिकेशन में डिटेल से डाला गया है। 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। कब है? 25 सितंबर से 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 के मध्य आपका एग्जाम जो है वो करवाया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बारे में आपको इसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है इसमें दे रखा है। हाँ जी, फिर है प्रवेश पत्र के बारे में कब जारी होगा, इसके बारे में दे रखा है आपको। और फिर है नियुक्ति की अहर्ताएं क्या है, देखो योग्यताएं जो है नियुक्ति की, उसके ऊपर आपको प्रत्येक बात जो है अच्छे से लिख के दे रखी है। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। देखो एक एक चीज को, पॉइंट को आप आसानी से साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। देखो क्या क्या चीज जो है वो दे रखी है हमें। ओके, उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु विशेष दिशा निर्देश जो है उनके ऊपर भी कुछ आपको निर्देश दे रखे हैं। इनको भी आपने पहले अच्छे से पढ़ लेना है आवेदन करने से पहले। ओके, इनको आपने एक एक करके ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद आपने आवेदन करना है। उसके बाद क्या करना है? आपने आवेदन करना है।
देखो एक एक चीज आपको इसमें अच्छे से दे रखी है, किस किस साइज की फोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर जो है वो किस तरीके के किस साइज में होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल से आपको इसके अंदर दे रखा है। ये आपको एक एक चीज जो है वो यहाँ आपको दे रखी है, आप इनको एक एक करके ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं, एक एक को ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। आगे देखें, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14 जुलाई 2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में समय के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार या जन आधार में परिवर्तन करना अनिवार्य है। ये आप एक एक बिंदु जो है ध्यान पूर्वक पढ़ ले, क्या इसमें बातें लिखी गई है, उसके बाद अपना आवेदन जो है वो करें। देखें एक एक बात जो है आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ करें, फिर आवेदन करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। ये देखें एक एक बात जो है यहाँ लिख रखी है, उसके बाद आगे वाली बात जो है वो आ जाती है अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, उसके बारे में दे रखा है। श्रुत लेखन की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध होगी, जिनको आवश्यकता है वो उसके बारे में भी इसमें दे रखा है डिटेल से, तो इनको ध्यान पूर्वक आप पढ़ लें। इसके अलावा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने, गलत सूचना प्रस्तुत करने और अनुचित साधनों की रोकथाम के बारे में भी आपको डिटेल से दे रखा है, इनको भी आपने ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, ये परीक्षा के बारे में दे रखा है आपको। परीक्षा के बारे में यहां देखें ध्यान से, ये जो पाठ्यक्रम है इसके ऊपर कुछ बातें दी गई आपको। देखो कितने अंक का पेपर होगा, कितने प्रश्न आएंगे, इसके बारे में दे रखा है। देखो जो पर्सन है, पर्सनों की संख्या कितनी रहने वाली है, 150, इसके बारे में आपको पहले से बता रखा है कितने पर्सन रहने वाले हैं और कितने अंक का होगा, 300 अंक का होगा। समय क्या रहेगा, 3 घंटे का समय क्या रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। ये इसके अंदर टॉपिक रहेंगे आपके, ये जो विषय से संबंधित जो टॉपिक है वो रहेंगे। एक चीज और मुख्य जो यहाँ संशोधन किया गया वो क्या है, किसी पर्सन के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांक में से उस पर्सन के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंक ने काटा जाएगा। तीसरा जो बदलाव देखने को मिला अपने को वो क्या है, तीसरा बदलाव ये है कि इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि होगी इसमें। आपको मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था इस नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो ये आप देख लीजिए। इस नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 कर दी गई है। तो अपने तैयारी जो है उसको थोड़ा, ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के बारे में बताया गया है। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैंने इसे जो अपनी प्लेटफॉर्म है इसके प्लेलिस्ट में सीईटी का जो बैच लगाया है, इसके अंदर पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रखी है। एक एक टॉपिक पर उस सिलेबस को आप वहां से देख सकते हैं, वो का वो ही सिलेबस जो है यहां दिया गया है, तो आप इसको भी एक एक करके ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास है। उसके बाद इसमें ये टॉपिक रखे गए हैं। आगे आ जाता है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत, उसमें ये टॉपिक रखे गए हैं, इनको देख सकते हैं आप ध्यानपूर्वक एक एक करके। भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत ये टॉपिक रखे गए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। राजस्थान का भूगोल, इसके अंतर्गत ये टॉपिक जो है रखे गए हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो वहां जाके आप इनको पहले देख लें, सिलेबस क्या है हमारा, और अगर यहीं से आप एक एक करके भी देख सकते हैं। देखो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था जो है इस पर भी प्रश्न आएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इससे भी प्रश्न लिए जाएंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित भी ये टॉपिक रखे गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता से भी कुछ टॉपिक लिए गए हैं, उनके ऊपर ये टॉपिक है, आप इनको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं।
उसके बाद हिंदी जो है अपनी लैंग्वेज, उस पे ये टॉपिक रखे गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये टॉपिक रखे गए हैं, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान यानी कंप्यूटर का भी टॉपिक इसमें है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं जो है उस पर भी यानी जो करंट है उस पर भी क्वेश्चन आएंगे। और ये जो एक चीज देखें महत्वपूर्ण लाइन क्या है, नोट बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर अलग से ही भी अपलोड करवाया गया है, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्या सिलेबस है पूरा एक एक टॉपिक के साथ वहां से आप अपलोड कर सकते हैं, तो वहां जाके आप अपलोड कीजिए। ये इसके अलावा आपको विकल्प के बारे में पहले से पता है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। आपको प्रश्न के अंदर 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। कितने विकल्प होंगे? 5 विकल्प होंगे। 5 विकल्प का मतलब है अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो जो 5वां विकल्प होगा ई, उसको ब्लैक करना अनिवार्य है, उसको ब्लैक करना क्या है? अनिवार्य है। ये बात विशेष ध्यान रखें। जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार सीईटी दे रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, तो उसको जो ई ऑप्शन है उसको गोला जो है वो काला करना अनिवार्य है, उसके बारे में ध्यान रखें। तो ये दिशा निर्देश जो है आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये बोर्ड की वेबसाइट है, यहां से आप पूरी स्कीम जो है डाउनलोड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें जो है अपने को देखने को क्या मिली उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहला बदलाव क्या था? पहला जो बदलाव है, मुख्य जो बदलाव हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं? पहला बदलाव है कि भर्तियां बढ़ा दी गई है। भर्तियां क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई है। यानी पहले 8 भर्तियों के लिए जो सीईटी थी, जो पिछली बार जो सीईटी हुआ वो कितनी भर्तियों के लिए हुआ था? 8 भर्तियों के लिए। इस बार कितने के लिए होगा? 11 भर्तियों के लिए होगा। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव क्या है कि आपको 40% अंक जो है, 40% जो अंक है वो लेने अनिवार्य है। 40% जो अंक है वो लेने अनिवार्य है। अगर आपके 40% अंक नहीं आते हैं तो आप जो आगे इसके तहत जो 11 भर्तियां होने वाली है उनमें नहीं बैठ सकते हैं। तो दूसरा बदलाव जो है, इस 40% के अंदर जो SC ST से है उनको 5% की छूट दी गई है। उनको कितने अंक लेने हैं? 35% अंक लेने अनिवार्य है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, जो बदलाव देखने को अपने को मिला है वो ये है, वो बदलाव है जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है वो अपने को देखने को मिली है। वो कितनी रखी गई है? 1/3 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 1/3 रखी गई है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास जो बदलाव हुए हैं, इन बदलाव को हमने देखा। इस बदलाव को देखते हुए जो इसमें भर्तियां जो शामिल की है उनको देखते हुए जो इस बार सीईटी का जो पेपर आने वाला है वो क्या है? एक अच्छे लेवल का आने वाला है। तो ये मत भूलिए कि ये एक पात्रता है। क्या है? पात्रता है। हाँ पात्रता है, लेकिन इसका जो पेपर आएगा अच्छे लेवल का आएगा, अच्छे लेवल का आएगा। ये मत सोचना कि 40% है, कोई ना 40% आ जाएंगे। तो 40% अंक कम नहीं है, 40% अंक कम नहीं है। किस कारण कम नहीं है? ये नेगेटिव मार्किंग के कारण कम नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी नहीं है वो ये जो अपने पास शेष 50 दिन बचे हैं, इन 50 दिनों में उस तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रत्येक क्लास जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको दे रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिटेल से आपको बताया गया है, वहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो परीक्षा है ये एक बड़े लेवल पे होगी। इसके अंदर एक पहली बात तो कि जो नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर का लेवल क्या मिलेगा आपको? अच्छा मिलेगा। ये नहीं है कि ठीक ठाक होगा, अच्छे लेवल का पेपर आएगा। दूसरा आपको
इस समय देखें सितंबर के महीने में पिछली बार